आज डे वन है। तो आज करते हैं इंडेज 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। तो क्वेश्चन नंबर वन में तो इम्पेयरमेंट हम तभी टेस्ट करते हैं। इम्पेयरमेंट कैसे टेस्ट करते हैं? जब हमें लगता है कि रिकवरेबल जो अमाउंट है वो लेस देन कैरिंग अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेलिंग। तो ये दो चीज़ों को कंपेयर करके जो भी हायर आता है वो रिकवरेबल अमाउंट होता है, उसको हम कंपेयर करते हैं कैरिंग अमाउंट से। अगर रिकवरेबल अमाउंट कम है तो उतना का इम्पेयरमेंट लॉस हम बुक करते हैं। और वैल्यू इन यूज़ कैसे निकलता है? वैल्यू इन यूज़ निकलता है फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके, तो जैसे प्रेजेंट वैल्यू निकलती है। तो कैरिंग वैल्यू फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 3 लाख प्रेजेंट 3 लाख अपना कैरिंग वैल्यू है। उसके बाद फेयर वैल्यू लेस ऑफ ये है और वैल्यू इन यूज़ ये है। तो इन दोनों का हाई जो होगा वो 250 होगा और 300 माइनस करेंगे तो 50 रुपये। कैलकुलेट द रिकवरेबल अमाउंट। सिर्फ रिकवरेबल अमाउंट पूछा था, अगर वो 250 है हाइयर इन दोनों का, और इम्पेयरमेंट पूछा होता तो 50 रुपये होते। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में सेट्रन इंडिया लिमिटेड की है, कैरिंग वैल्यू इतनी है। और अब इसमें दो अजम्पशन दे रखी है कि फ्यूचर रीऑर्गेनाइजेशन होगा तो इतनी वैल्यू होगी और उसमें इतनी वैल्यू होगी। तो हम ये जो जंक्शन है कि फ्यूचर रीऑर्गेनाइजेशन होकर इतनी वैल्यू हो जाएगी वो कंसिडर नहीं करते, तो 36 वैल्यू हम लेंगे। और एक और चीज़ होती है, दो चीज़ें हैं ना रिकवरेबल अमाउंट निकालने के लिए, वैल्यू इन यूज़ और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल अगर ना भी हो तब भी रिकवरेबल अमाउंट लग सकता है। मतलब वैल्यू इन यूज़ इक्वल टू रिकवरेबल अमाउंट हो सकता है डायरेक्टली, अगर वो दूसरा वाला अवेलेबल है। लेकिन दूसरे वाले केस में नहीं हो सकता। अगर वैल्यू इन यूज़ नहीं है अवेलेबल तो उस केस में हम कुछ नहीं कर सकते, हम रिकवरेबल हम इम्पेयरमेंट टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये आगे भी काम आएगा। तो इसमें वैल्यू इन यूज़ 36 होगा और इम्पेयरमेंट रिकवरेबल अमाउंट भी वही बन जाएगा। और फिर तो इम्पेयर करेंगे हम इसको, 4 मिलियन से इम्पेयरमेंट लॉस आएगा। उसके बाद कैश फ्लोज दे रखे हैं, ये फ्यूचर और डिस्काउंट रेट दे रखे हैं। इन सभी कैश फ्लोज को हम डिस्काउंट करेंगे 15% से, तो वैल्यू इन यूज़ निकल जाएगा। और कैरिंग वैल्यू हम निकालेंगे डेप्रिशिएट कर देंगे से, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल भी दे रखा है हमें। तो एक बार चेक कर लेता हूँ, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल होता है या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेलिंग? सेलिंग कॉस्ट होता है वैसे। चलो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल दे रखे यही ले लेते हैं हम। तो यहाँ से हम इन दोनों को वैल्यू इन यूज़ निकालेंगे, उसको फिर कंपेयर करेंगे 10,000 से, जो भी हायर होगा। तो जैसे ये आ रहा है 9,513, तो इसमें हायर है 10,000, तो 10,000 और कैरिंग अमाउंट से अगर कम आ रहा है वो तो उतना इम्पेयर कर देंगे। तो इम्पेयरमेंट लॉस ऐसे आ जाएगा, रिवाइज कैरिंग अमाउंट अपना 10,000 आएगा और उसको फिर हम अकॉर्डिंगली डिप्रिशिएट करेंगे। उसके बाद जुपिटर लिमिटेड आर लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील हैविंग द finance is carrying the this as on that the value in use and fair value is इतना, cost of disposal is इतना। तो ऑफ कोर्स इन दोनों का हाइयर 200 लाख होगा और इम्पेयरमेंट करेगी 50 लाख का इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा। उसके बाद हैज़ आइडेंटिफाइड एसेट ऑफ कैरिंग अमाउंट 1,000 पे, नेट रिकवरेबल अमाउंट इतना है। तो हमें ये तो बताना है TDS, ये DTL बनेगा, DTA बनेगा। और इसमें क्या रखें, इम्पेयरमेंट लॉस इज नॉट डिडक्टेड फॉर टैक्स पर्पस। इम्पेयरमेंट लॉस डिडक्टेड नहीं करता। तो इंडिया में हम बैलेंस शीट अप्रोच यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम, मतलब पहले क्या हो रहा है टैक्स बेस। अब हमें क्या होता है बुक्स एज पर बुक्स और एज पर टैक्स बेस। तो और अगर तो हमें एज पर बुक्स को हमें टैक्स बेस के पास लाना होता है। तो
कैरिंग अमाउंट अगर 1000 का था और टैक्स पे 700 का था, तो एसेट हमें कम करना है, ठीक है ना, अपना बुक्स में एसेट कम करना है, तो हम लाइबिलिटी क्रिएट कर देंगे, तो DTL क्रिएट कर देंगे। तो पहले हम 200 लाख इंटू 30 का DTL क्रिएट करेंगे। अब क्या हो रहा है, बुक वैल्यू 650 रह रही है, 650 रह रही है तो बढ़ जाएगी, तो इसमें हम एसेट बढ़ाएंगे तो DTA बढ़ाएगी, तो इम्पेयरमेंट की वजह से DTA बनेगा। नंबर 6 लिखते हैं। तो कंपनी, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है। अब तो इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें हम क्या कह रहे हैं और ICAI ने कैसे सॉल्व किया है, अलग अलग है। तो कह रहे हैं कि एक मशीनरी थी, ये थोड़ी ख़राब हो गई, और इस पे हमने जो प्रोविज़न फॉर ये प्रोविज़न फॉर रिस्टोरेशन बना रखा था, उसकी प्रेजेंट वैल्यू या कैरिंग वैल्यू जो है वो इतनी है, ठीक है ना। अब इसमें बहुत विच इज़ इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू, चलो प्रेजेंट वैल्यू के इक्वल बता दिया उन्होंने। तो अब क्या होता है, हमेशा जो होता है ये एक तो प्रोविज़न अलग चलता है, प्रोविज़न अलग चलता है वो छोड़ो, लेकिन वो क्या होता है, PP में ऐड होता है, PP में ऐड होकर डेप्रिशिएट होता रहता है, राइट। तो 500 का, तो जब भी हम PP को अगर रिवैल्यू करते हैं तो PP की वैल्यू निकालते हैं प्लस उसमें ऐड करते हैं ये अपना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिस्टोरेशन जो प्रोविज़न है ये ऐड करते हैं, और फिर हम अकॉर्डिंगली PP की वैल्यू निकालते हैं। अब इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, इसमें इन्होंने फिर कह रखा है कि टेस्टिंग फॉर इम्पेयरमेंट, उसके बाद इन्होंने कह रखा है वेरियस ऑफर टू बाय। तो अब इसमें फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेलिंग जो है वो 800 की है, ठीक है। उसके बाद प्राइस जो है प्राइस रिफ्लेक्ट द फैक्ट दैट बायर इज रिस्टोरेशन इज ओवर बर्डन, ठीक है, वो बता रहे कि कम में बाय क्यों कर रहा है। डिस्पोजेबल आर इतना वैल्यू इन यूज, अब वैल्यू इन यूज इन्होंने बता रखा है 1200 एक्सक्लूडिंग रिकोस्टेशन। तो अब इसमें हमें PP, अगर हम PP जज कर रहे हैं तो PP की हमें सिर्फ PP का, इसमें मतलब ICAI कह रही है कि PP ही, हमें सिर्फ PP ही देखना है। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ये जो रिस्टोरेशन का हम जो ऐड करते हैं इसको हटा देना है, तो 1200 में से ये हटाएगी, और जो कैरिंग वैल्यू है इसमें भी 1000 रुपये में ये 500 रुपये होगा तो ये भी हटा देगी, तो कैरिंग अमाउंट आ जाएगी 500 रुपये, और दोनों का हाइयर हो जाएगा 800 रुपये, तो इम्पेयरमेंट टेस्ट नहीं करेगा। पहला चीज़ ये है। अब दूसरा चीज़, अगर हम ये इसको ना भी हटाए रिस्टोरेशन प्रोविज़न को, तो भी दोनों का हाइयर 1200 होगा और तब भी इम्पेयरमेंट नहीं होगा। इसमें बस ध्यान ये रखना है, अगर हम 500 रुपये को 1200 रुपये में से हटा रहे हैं तो 500 रुपये को 1000 रुपये में से भी हटाएगी। तो इसमें ये चीज़ पॉइंट टू बी नोटेड है कि एक्सक्लूडिंग रिस्टोरेशन कॉस्ट, तो बच्चे यहाँ पर माइनस कर देगी, लेकिन यहाँ पर करना भूल जाएंगे, तो यहाँ पर भी करना है। और इम्पेयरमेंट जब हम टेस्ट करेंगे तो रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा आएगा, राइट। तो इम्पेयरमेंट फेल हो जाएगा, इम्पेयरमेंट टेस्ट फेल हो जाएगा, तो इम्पेयरमेंट नहीं करेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में एक एंटिटी एक्वायर किया 50 मिलियन पे, जिसकी फेयर वैल्यू 35 मिलियन है जिसके एसेट्स की। तो हमने गुडविल दी है कितनी, 15 मिलियन की। अब वो कह रहे हैं कि फेयर वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो और उसमें आगे ये भी लिखा है, शायद लिखा है नहीं लिखा, देयर इज नो सिनर्जी गुडविल एट्रीब्यूटेबल टू अदर CGO। तो मतलब अदर CGO, तो जो गुडविल है दोनों इन दोनों CGO में डिवाइड हो जाएगी। 15 मिलियन की जो गुडविल है इन द रेशियो ऑफ दे कैरिंग देयर फेयर वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हमें तो गुडविल निकाल, वही सॉरी हमें गुडविल ही निकालनी है कि कितना कैसे आएगा। तो परचेज कंसिडरेशन दे रखी है इन्होंने CGU 1 और 2 के लिए, जो 50 मिलियन पे किए बाइफिकेशन 33। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कितना हमने पे किया है और किस चीज़ के लिए पे किया, मतलब 50 मिलियन माइनस 35 मिलियन इज इक्वल टू गुडविल आएगा ना। तो यहाँ पर CGU 1 के लिए 33 माइनस 25 आएगा, और CGU 2 के लिए 17 माइनस
10 आएगा, 7 आएगा। तो ऐसे गुडविल निकलेगी फॉर रिस्पेक्टिव। इन्होंने लिखा है देयर इज नो सिनर्जी ऑफ गुडविल एट्रीब्यूट टू, तो मतलब ऐसे हम कैरिंग वैल्यू या फेयर वैल्यू के बेसिस पे वो हम नहीं बांट सकते गुडविल को, तो वही कह रखा है उन्होंने। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें भी कैरिंग वैल्यू दे रखी है दोनों उसकी। उसके बाद यहाँ पर लिखा है द कंपनी हैज ऑफिस बिल्डिंग विच कैन बी एलोकेटेड टू ऑन द बेसिस ऑफ द कैरिंग वैल्यू। तो ऑफिस बिल्डिंग की जो कैरिंग वैल्यू है 10 मिलियन का, 10 मिलियन को हम 2:3 में बांट देंगे, तो 24 और 36 बन जाएगा, और रिकवरेबल अमाउंट इतना आ जाएगा। तो रिकवरेबल, तो हम दोनों को अलग अलग टेस्ट करेंगे अगर अब अलग अलग हमने कैरिंग वैल्यू है और रिकवरेबल अमाउंट है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में 2 मिलियन का इम्पेयरमेंट लॉस आएगा, सेकंड में नहीं आएगा। तो 8th क्वेश्चन भी सॉर्टेड है। क्वेश्चन नंबर 9 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है पूरा। इसमें क्या कह रहे हैं, मशीन सफ़र किया है और हमें उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल पता है, ठीक है, कि वो कैरिंग अमाउंट से लेस है, बट हमें वैल्यू इन यूज़ नहीं निकाल सकते। तो वैल्यू इन यूज़ नहीं निकाल सकते तो हम इम्पेयरमेंट टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो एजम्पशन 1 में तो हम ये कह देंगे कि सीधा हम इम्पेयरमेंट टेस्ट ही नहीं कर सकते। एजम्पशन 2 में कह रहे हैं कि कैश फ्लो कंटिन्यू, और हम ज्यूम करना है कि नेग्लिजिबल है उसके फ्यूचर कैश फ्लो जो आएगा वो नेग्लिजिबल, मतलब उसकी वैल्यू इन यूज़ ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। वैल्यू इन यूज़ ज़ीरो हो जाएगी, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल मतलब हाइयर होएगा ज़ीरो से, तो ऑब्वियसली तो वो रिकवरेबल अमाउंट बन जाएगी। तो फेयर वैल्यू लेस, तो मतलब रिकवरेबल अमाउंट इज लेस देन कैरिंग अमाउंट। तो इस केस में हम इम्पेयरमेंट टेस्ट करेंगे, और तो हमें वैल्यूज़ दे नहीं रखी, तो पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो फर्स्ट उसमें हम इम्पेयरमेंट टेस्ट नहीं कर सकते, सेकंड में हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी अच्छा क्वेश्चन है। तो 4 लाख की मशीनरी है, फेयर वैल्यू इतना है, गुडविल इतना है, सॉरी मशीनरी नहीं है, कंपनी है। उसके बाद डेप्रिशिएट करेंगे 2 साल बाद ना, हाँ, तो आफ्टर 2 साल बाद। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने एक्वायर किया है 4 लाख में, जिसमें से 80,000 पे गुडविल है। उसके बाद 2 साल बाद ये हुआ है एस्टिमेटेड 20 ईयर्स के हिसाब से स्ट्रेट लाइन बेसिस पे हम डेप्रिशिएट करेंगे 3,20,000 को। तो 2 साल बाद जितनी वैल्यू आएगी, नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन वैल्यू इन यूज़ है, तो वैल्यू इन यूज़ है तो रिकवरेबल अमाउंट निकाल सकते हैं। तो रिकवरेबल अमाउंट माइनस कर देगी, तो इम्पेयरमेंट तब हम इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर लेंगे। उसके बाद वो कह रहे हैं 2 साल बाद दोबारा क्या हुआ, मैनेजमेंट को लगता है कि जो हमने पहले किया था इम्पेयरमेंट वो गलत किया था, तो उसको रिवर्स करना है। उसको रिवर्स कैसे करेंगे, दोबारा उन्होंने इम्पेयरमेंट टेस्टिंग की है, हायर इतना आ रहा है। तो अब इसमें हम रिवर्स कितना करेंगे, सबसे पहले तो रिवर्स जब हमने वो पहले किया होगा, तो सबसे पहले जब भी ये गुडविल होती है तो सबसे पहले गुडविल को हम इम्पेयरमेंट हम गुडविल को ख़त्म करती है और फिर एसेट को ख़त्म करती है। तो जो इम्पेयरमेंट अगर गुडविल इम्पेयर्ड हो गई तो वो रिवर्स नहीं हो सकती। तो 80,000 पे जितना भी जितना भी इम्पेयर हुआ होगा ये 2003 में, वो
उसमें गुडविल रिवर्स नहीं हो सकता। वो रिवर्स हो सकता है, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा कि पहले हम अज्यूम करेंगे कभी रिवर्स हुआ ही नहीं था, और फिर हम 2005 पे वोवली वैल्यू निकालेंगे, और हाइयर ऑफ सॉरी लोअर ऑफ रिकवरेबल अमाउंट, मतलब 3,04,000, और ये उतना ही वैल्यू हो सकती है एसेट की। तो उतना मतलब जितना पहले था उतना ही आ जाएगी, मतलब ये इसको हम रिवर्स वैसे करेंगे। तो रिवर्स का फॉर्मूला वैसा होता है कि रिकवरेबल जो आफ्टर रिवर्सल हम वैल्यू ये नहीं बनेगी, आफ्टर रिवर्सल वैल्यू वो बनेगी कि अगर कभी इम्पेयर हुआ ही ना होता। तो क्वेश्चन नंबर 10 ऐसे होगा, और गुडविल जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 में तो इन्होंने, अब इसमें क्या है, हमेशा जब भी हम इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करते हैं ना, और जिसमें NCI आती है, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन में कैसे NCI कैलकुलेट की है, हमें अपना जब इम्पेयरमेंट करना होता है तो हमें NCI जो है कभी भी प्रोपोर्शनेट बेसिस पे नहीं करना होता। हमें जो गुडविल निकालनी होती है, मतलब वो हमें अपनी कैलकुलेशन के लिए, जस्ट फॉर आवर कैलकुलेशन, हमें गुडविल ऐसे निकालनी होती है कि फेयर वैल्यू पे अगर NCI वैल्यू होती तो गुडविल जिस हिसाब से होती। तो इस क्वेश्चन में जैसे इन्होंने NCI प्रोपोर्शनेट ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट प्रोपोर्शनेट की बेसिस पे किया है, तो 800 आ रही है। तो ये पार्शियल गुडविल है, हमें फुल गुडविल निकालनी पड़ेगी। फुल गुडविल मतलब 1000 रुपये ही आएगी। तो अब जब डेप्रीशिएट करेंगे, जो भी इम्पेयरमेंट आएगा, सबसे पहले गुडविल होती है। तो गुडविल जैसे फर्स्ट वाला केस ही देखते हैं, जिसमें 2000 रुपये रिकवरेबल अमाउंट है। तो परचेज कंसिडरेशन इतना है, नेट एसेट 3000 के है ना, तो 1000 रुपये का अगर ये लॉस आ रहा है, नहीं आइडेंटिफाइबल नेट एसेट 3800 है। तो मान लो कैरिंग वैल्यू इतनी थी, कैरिंग वैल्यू 2700 थी। अब कैरिंग वैल्यू एक्सक्लूडिंग गुडविल है, तो गुडविल मान लो हम हज़ार की गुडविल ऐड कर देते हैं। तो 3700 बन जाएगी। 3700 में 3700 तो एज़ पर हमारी कैलकुलेशन है, वैसे ही इनकी कैलकुलेशन के हिसाब से 3500 होगी, क्योंकि इन्होंने हम गुडविल NCI ले रहे हैं। तो 2000 रुपये, तो अब 1700 को पहले 1000 रुपये में बांटेंगे, बाकी 700 रुपये हम इम्पेयर करेंगे, ठीक है। तो फिर और जो 200 रुपये हम जो घटा रहे हैं वो कहीं भी नहीं दिखाएंगे, मतलब इस क्वेश्चन में भी जो कहीं पे इन्होंने NCI की गुडविल नहीं दिखा रखी, तो हम भी नहीं दिखाएंगे कि NCI की गुडविल इम्पेयर हुई है, बस हम अपने उसमें करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन में 2800 आया है, तो 3700 में से 2800 माइनस करेंगे तो 900 पहले हम, तो 900 और 1000 रुपये की गुडविल है, तो 900 को हम दो पार्ट्स में बांटेंगे। 80% उसकी गुडविल में से माइनस होगा, और 20% उसकी गुडविल में से माइनस होगा। तो सेकंड केस में सिर्फ गुडविल माइनस होएगी, वो हो जाएगी 720 से माइनस हो जाएगी, तो 80। तो कैरिंग वैल्यू जो आएगी 2780 आएगी मेरे हिसाब से क्या है, तो इतनी आएगी कैरिंग आफ्टर इम्पेयरमेंट। क्वेश्चन नंबर 12 भी देख ही लेते हैं। कॉस्ट ऑफ इम्पेयरमेंट इतना है,
तो आफ्टर इम्पेयरमेंट कवरेबल अमाउंट कैरिंग वैल्यू एट द बिगनिंग, तो ये आ गया अपना 15,30,000 का इम्पेयरमेंट लॉस आ गया। ठीक है, उसके बाद अपवर्ड रिवैल्यूएशन डन। अपवर्ड रिवैल्यूएशन, तो जो पहले रिवैल्यूएशन डन है उसका ओसीआई में रिजर्व बढ़ा होगा, मतलब रिजर्व रिवैल्यूएशन सरप्लस बन रखा होगा। तो रिवैल्यूएशन, तो जो 15,03,000 का इम्पेयरमेंट लॉस आया है, पहले ये हम उसको कम करेंगे, रिवर्स करेंगे जो रिजर्व बना हुआ है, और फिर हम पीएनएल में हिट करेंगे। और करंट ईयर डेप्रिसिएशन हम 12 लाख पे लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इस पे इन्होंने एक्वायर किया है, नहीं कैरिंग वैल्यू एसेट की है एट द डेट, यूजफुल लाइफ इतनी है, वैल्यू इन यूज इतनी है। तो इम्पेयरमेंट टेस्ट करेगी। इम्पेयरमेंट टेस्ट में हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल लेते हैं, तो वो 4,000 है, तो इम्पेयर है। तो इम्पेयरमेंट लॉस आएगा 1 लाख रुपये का, ये 100 लाख रुपये का। प्रिपेयर द जनरल एंट्री, तो इम्पेयरमेंट लॉस पूरा पीएनएल में जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम और हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी कि ये रिवोल्यूशन रिजर्व बना हुआ है पहले कोई। हाउ विल बी इम्पेयरमेंट लॉस शोन इन द बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में तो मतलब बैलेंस शीट में तो ये कम हो जाएगा ना। पीपी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीपी आना चाहिए मेरे हिसाब से, टू एसेट, राइट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं। अ पब्लिशर ओन्स 150 मैगजीन टाइटल विच 70 were purchased and 80 will self-created. The price of the recognized as an intangible asset. The cost of creating magazine titles and maintaining the existing title are recognized as expense when incurred. So cost expense incur कर लिया था। The cash flow from direct sale and advertising the इतना management. The management has a policy to abandon all title before the end of economic. What is the cash generating unit here? Titles are managed by customer segment. The level of advertisement income depends upon the range of title. It is likely that the individual magazine titles generate cash flow that are largely dependent on each other, and each magazine titles is separate cash flow. Each magazine title is a separate cash flow generating unit. तो हर एक मैगजीन टाइटल जो है अपने आप में ही कैश फ्लो जनरेट कर पाता है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, डिपेंडेंट नहीं है। तो इसलिए कैश फ्लो जनरेटिंग यूनिट है। A mining entity on a private vehicle can be sold only as for scrap, does not generate cash flow largely that does not generate cash flow that are largely independent of the cash flow from other asset of the mine. तो यहाँ पर रेलवे एसेट और माइन दोनों मिलकर एक कैश फ्लो जनरेटिंग है। तो क्योंकि उसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है रेलवे की, रेलवे टैक्स की। उसके बाद bus company provides service under the contract with the municipality that require minimum service of each of 7 separate routes.
sorry, the SAT-42 each routes and the cash can be identified separately. One of the route operating is a सिग्निफिकेंट. हाँ, तो रूट रूट जो होता है वो मेरे हिसाब से कैश फ्लो जनरेटिंग यूनिट नहीं होता, जो पूरी तो कैश फ्लो, ये जो बस कंपनी है पूरा, ये पूरी ही कैश फ्लो जनरेटिंग यूनिट है. उसके बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17. अ सिग्निफिकेंट रॉ मटेरियल प्लांट इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बोट फ्रॉम प्लांट एक्स फॉर द एक्स सोल्ड्स आर transferred to X sold to Y at a transfer price that passes all the margin to X. 80% of the Y are sold to customer outside. ठीक है, X का सारा माल Y खरीदता है और Y 80% of the Y final product is sold to customer outside the entity. 60% of the Y production is sold to A and remaining 40 is sold to customer outside the entity. What are the cash generating unit? If X could sell its product to Y in an active market and internal transfer price are higher than market price. If I could sell the product to Y in an active market and तो अगर X कहीं और बेच सकता है तो X के लिए अलग कैश फ्लो जनरेटिंग यूनिट है. That Y sell 80% of the outside the entity, therefore largely interdependent. Effect of internal transfer pricing. Internal transfer pricing do not reflect the market price of the X output. Therefore, in determining the value of both entity, adjust the financial budget and forecast to reflect the management best estimate for future pricing that could achieve through RML and ये इंटरनल ट्रांसफ़र वाला बेकार है. बाकी सेकंड पार्ट का यही है कि अगर एक्स प्रोडक्ट एक्स की कोई मार्केट नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट है, तो एक्स और वाई को दोनों एक कैश फ्लो जनरेटिंग यूनिट है. क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं. एक्स वाई जी प्रोड्यूस अ सिंगल प्रोडक्ट and on plant itna 1 2 3. Each plant is located in different country. Plant 1 produce a component that is assembled either in 2 or 3. Combining capacity of is not fully utilized. XYZ produce from either are sold worldwide from either plant 2 or plant 3. Plant 2 can be sold in plant 3 country if the products are delivered faster than utilization of plant 2 and 3 dependent on the allocation of sales between. There is no active market for. तो प्लांट 1 तो कोई अपने आप में कैश फ्लो जनरेटिंग यूनिट नहीं है, 2 और 3 है, और 1 जो होगा वो एलोकेट होगा बिटवीन plant 2 or 3. There is no active market dependent on the sale, although there is an active market for the plant 2 and 3. Cash flow dependent on the allocation of. It is unlikely that the future cash flow of the plant are determined individually. अच्छा, तो ये कह रहे हैं 2 और 3 का एक्टिव मार्केट है, लेकिन कैश इनफ्लो
for plant 2 or 3 dependent on the allocation of production across two sites. It is unlikely that the future cash flow inflow of can be determined individually. तो मतलब डिपेंडेंट ही है, तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो तीनों के तीनों ही एक ही कैश फ्लो जनरेटिंग यूनिट हो गई. क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं. गुडविल हैज़ बीन प्रीवियसली एलोकेटेड टू द कैश फ्लो यूनिट ए. Goodwill allocated to A cannot be identified and with the asset group that at a level lower than A. Expect A is to be divided and integrated into three cash flows. To B, C, D. Since goodwill allocated to it cannot be identified and associated with the asset lower than A, it is reallocated on the basis of relative value of their proportion. थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वही जिस 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 रेशो में ए यूनिट डिवाइड होता है बिटवीन बी सी डी, उसी रेशो में गुडविल डिवाइड होएगी. XYZ Limited is a cash flow or cash generating unit. Plant A. Plant A as on 1st April 2011 have been carrying amount of 1000 crore. Plant A was acquired under the business combination and goodwill of as a cash generating unit. Plant A having the carrying amount of 1000 rupees. Plant A was acquired under the business combination and goodwill of 200 crore was allocated to it. It was depreciated on the straight line. Plant A has been on Plant A recoverable amount इतना. हाँ तो क्या डेप्रिशिएट 10 साल के अकॉर्डिंग करेगी. उसके बाद 600, तो मतलब 1100 में से सबसे पहले तो हम इम्पेयरमेंट लॉस ऑन प्लांट ए, तो सबसे पहले गुडविल को ख़त्म करेगी और 300 रुपये इम्पेयरमेंट लॉस आएगा प्लांट ए पे. क्वेश्चन नंबर 21 में सन लिमिटेड इज एन एंटिटी विद वेरियस सब्सिडरीज. Entity closes its books of account at every year dependent on इतना acquired 80% acquire किया, acquire by issuing 2 year सेल कंसिडरेशन दे दी. उस हिसाब से कॉस्ट ऑफ इशू को हम इग्नोर करेंगे, वो P&L में जाएगी सीधा, कैपिटलाइज तो नहीं होगा. फेयर वैल्यू दे रखी है. उसके बाद इन्होंने क्या रखे हैं, ये जो NCI है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, वो फेयर वैल्यू पे है. तो 20%, अगर 80% ये है, इतना है 8 लाख शेयर्स है, तो 20% 2 लाख शेयर होएगी. तो 2 लाख इंटू 4 करेंगे तो उतना NCI की वैल्यू आ जाएगी. तो NCI प्लस
और इसकी क्वेश्चन नंबर 21 में सन लिमिटेड की वेरियस सब्सिडरीज है। इतना सन लिमिटेड ने एक्वायर किया है प्लूटो को, 80% एक्वायर किया है उसका। सन लिमिटेड ने एक्वायर किया है 80% और उसको दिए 2 फॉर एवरी 5, 2/5 इंटू सन लिमिटेड के शेयर की वैल्यू है 4 रुपीज़ एंड द फेयर वैल्यू ऑफ प्लूटो की है इतनी, तो 2 लाख NCI जो होगा 2 लाख रुपए शेयर इंटू 1.4 हो जाएगा इजिकल टू NCI। ठीक है ना, इंटू सेल कंसिडरेशन दी है इनको 2/5 इंटू 4 इंटू 8 लाख, ये है कंसिडरेशन, कैश कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन देख के और 1.3 मिलियन। तो गुडविल वैसे निकल जाएगी। अब गुडविल जो है इसमें फेयर वैल्यू पे है, फेयर वैल्यू पे मतलब टोटल गुडविल है, जिसमें मतलब प्रोपोर्शनल बेसिस पे नहीं है, दोनों की NCA और उसमें दोनों की गुडविल है। गुडविल इस रेशियो में एलोकेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आसान है। फेयर वैल्यू आइडेंटिफाई नेट एसेट इज इक्वल टू 1.3 मिलियन। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, दिस प्लस दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 260 की गुडविल जो है वो एलोकेट कर देंगे हम इस रेशो में और इन सब में ऐड कर देंगे, फिर इम्पेयरमेंट टेस्ट करेंगे। अगर इम्पेयर हो रही होगी तो सबसे पहले गुडविल इम्पेयरमेंट इम्पेयर रहेगी। सबसे पहले गुडविल इम्पेयर होगी।
तो यहाँ पर आफ्टर राइटिंग डाउन द एसेट टू रिकवरेबल अमाउंट, गुडविल एलोकेट करने से पहले ही उन्होंने एसेट को इम्पेयर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। एपेक्स इज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑन अ हेडक्वार्टर, बिल्डिंग इज यूज्ड टू फुल्ली ऑक्यूपाइड फॉर इंटरनल पर्पस, रिजल्टिंग 1/3 कंपनी जो बिल्डिंग है वो वेकेंट हो गई है। लीज पे दे दी है फॉर 6 ईयर। डिटरमाइन द सीजीयू। तो सीजीयू तो कंपनी ही रहेगा, वो जो 1/3 है, ऐसा नहीं होगा कि 2/3 कंपनी एक सीजीयू हो जाएगी और 1/3 और 1/3 दूसरा सीजीयू हो जाएगा, ऐसे नहीं होएगा। प्राइमरी पर्पस जो है बिल्डिंग का वो कंपनी को चलाना था, तो वही एक सीजीयू रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एबीसी के 3 कैश फ्लो जनरेटिंग यूनिट है, रिमेनिंग यूज फाइल इतनी है। एक्स वाई 2 कॉर्पोरेट एसेट है। कॉर्पोरेट एसेट बिल्कुल गुडविल की तरह होते हैं जो प्रोपोर्शनल बेस हमें एलोकेट करने होते हैं। एलोकेटेड बेस्ड ऑन द प्रोडेटा बेसिस। अब प्रोडेटा बेसिस रीजनेबल बेसिस मतलब प्रोडेटा बेसिस, तो प्रोडेटा बेसिस मतलब in terms of their carrying value if the lives are considering the lives useful lives are similar। तो यूजफुल लाइफ अगर सिमिलर नहीं है, 10 20 20 डिफरेंट है, तो पहले 500 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो जो रेशो आएगी उस रेशो में हम एक्स को डिवाइड करेंगे, एलोकेट करेंगे, और वाई कैन नॉट बी एलोकेटेड। ठीक है, तो हमें सबसे पहले कैन नॉट बी एलोकेटेड ना, तो पहले तो हम x को एलोकेट कर देंगे। x को एलोकेट कर देंगे और फिर हम पहले हम ABC को टेस्ट करेंगे। इम्पेयरमेंट लॉस और जो आएगा वो x में भी बांट देंगे। नंबर 23 में जो y एलोकेट नहीं हो सकता, तो इसमें हमने क्या किया, ABC पहले तो हमने x को एलोकेट कर दिया ABC में, और फिर ABC की भी वैल्यू दे रखी थी और ABC लिमिटेड की भी वैल्यू दे रखी थी। तो पहले तो हमने ABC को पे इम्पेयरमेंट टेस्ट किया, और उससे जो इम्पेयरमेंट आया, जैसे B और C इम्पेयर हुए, तो B और C को हमने पहले एलोकेट किया। उस इम्पेयरमेंट लॉट आया कि बिफोर B एक्स में एलोकेट किया हमें, कि एक्स और बी में एलोकेट किया। ठीक है, और अब हम वाई बचा था, तो वाई के लिए हमने ABC ABC लिमिटेड को पूरे को किया। ABC लिमिटेड कैसे होगा, ABC और XY होगा, तो ABC को रखा और X को रखा और Y को रखा, और ABC और X पे जितना इम्पेयरमेंट लॉस आ रहा था वो माइनस करके उसकी कैरिंग वैल्यू आया, उसको हमने कंपेयर किया फिर रिकवरेबल अमाउंट से। अगर फिर उस पर लॉस आता
तो हम वाई को सिर्फ वाई को करते, एबीसी को ना करते, एबीसी और एक्स को ना करते। लेकिन उसके बाद इम्पेयरमेंट लॉस आया नहीं, तो इम्पेयरमेंट लॉस नहीं आया तो एबीसी और एक्स वाई की वैल्यू ये आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। पेरेंट ने एक्वायर किया 80% ओनरशिप इन इतने फॉर इतना, एट नेट इंटेंजिबल एसेट इतना था। तो कंपनी चूज टू मेजर एनसीआई प्रोपोर्शनेट ऑफ द, ठीक है, तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे तो गुडविल कितना निकल जाएगा, गुडविल निकलेगा 80% किया ना तो 20% ऑफ 1500 विच इज़ इक्वल टू 300। तो 300 प्लस 2400 तो आ जाएगा 900 के अराउंड आ जाएगा गुडविल, और ये जो है पार्शियल गुडविल है, राइट। द एसेट ऑफ सब्सिडी आर टू कार्ड द स्मॉलेस्ट इतना बिकॉज ऑफ द कैश टू बिकम द goodwill of 500 related to those energy have been allocated to other cash generating unit with parent. Parent determines that there is a recoverable amount of cash generating unit and the carrying amount of excluding goodwill is itna. Because other cash generating unit of the parent are expected to benefit from this energy of combination with parent। अच्छा, तो 900। ₹500 वहाँ एलोकेट किया तो 900 में से 400 बचे। जो 850 का है इसमें से गुडविल खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फ्यूचर कैश फ्लो दे रखे 10% के डिस्काउंट से हम वो निकाल लेंगे वैल्यू इन यूज़।
कैरिंग वैल्यू भी निकाल लेगी और फिर इम्पेयरमेंट टेस्ट कर देगी हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और जो भी हायर होगा जैसे 75 हायर है उसको हम करेंगे कंपेयर 80 से, और जितना भी होगा वो P&L में जाएगा। 4 पॉइंट समथिंग का आएगा ना, 4.69 का, उसका इम्पेयरमेंट लॉस P&L में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद देर इज़ नो चेंज इन द फ्यूचर कैश फ्लो, फेयर वैल्यू ऑफ द इस 40 करोड़, तो 40 करोड़ हायर, तो हायर देखते हैं ना हम तो वैसे भी, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज 40 करोड़। अच्छा, 2023 में एक साल बाद आ गए, तो एक साल बाद इतना है, और provided 2 years of depreciation. Should not be reversed. How as per para 11, the impairment is not reversed just because the passage of time. अच्छा, तो पैसेज ऑफ टाइम की वजह से ये रिवर्स नहीं होता। इवन इफ द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द एसेट बिकम हायर देन द कैरिंग अमाउंट, एसेट इम्पेयर नहीं होता पैसेज ऑफ टाइम की वजह से। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। परचेज इतना एसेट, यूजफुल लाइफ इतना है, रिकवरेबल अमाउंट इतना है, कैलकुलेट द इम्पेयरमेंट लॉस एज ऑन दिस एंड दिस। तो मतलब डेप्रिशिएट करेंगे हम उसे स्ट्रेट लाइन मेथड पे, तो 80 को 60 से कंपेयर करेंगे, फिर 60 में से हम 45, तो 45 से 40, और 40 पे 2 साल की डेप्रिशिएशन बची है, तो 20, तो 28 पे हम डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। इन डेप्रिसिएशन ये, हाँ चलो ठीक है, 40 पे डेप्रिसिएट नहीं करेंगे, और 40 का 20 और 28 should be reversed, should not be the reversal of should not exceed the carrying amount that have been determined. Since recoverable amount exceed करती है इतने, however the reversal of impairment loss should not exceed the carrying amount that determined had no impairment loss has been, तो 25, तो रिवर्सल जो होगा वो 5 लाख तक का ही होगा। ये रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन से अच्छा क्वेश्चन था। तो हमें ये फ्यूचर के रेट दे रखे हैं, लेकिन हमें ये इसको कंसीडर नहीं करने हैं, हमें सिर्फ ये वाला रेट कंसीडर करना है। तो या तो 2 तरीके हैं, या तो इनको सबको पहले INR में कन्वर्ट कर लो और फिर INR के डिस्काउंट से कर लो, या फिर USD में दे रखे तो USD के डिस्काउंट से प्रेजेंट वैल्यू निकालो और उसको इससे मल्टीप्लाई करो 45 से। तो हम दूसरे वाला करेंगे कि US से हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और फिर 45 इंटू
वो वैल्यू करेगी। क्वेश्चन नंबर 29 में कैश फ्लो ऑफ इज प्रोबेबल इतना इतना इतना, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। बिल्कुल ईजी था, ये एफएम वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। कैश फ्लो ऑफ 1000 रुपये इज बिन रिसीव्ड ऑन ईयर 1 2 3, प्रोबेबिलिटी इतना, कैलकुलेट द। अच्छा 31 में एक्सपेक्टेड कैश फ्लो ही निकालना है। रेंज दे रखी है 50 और 250 की, तो दोनों का मीन निकाल लेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। उसके बाद 50 और 250 की रेंज दे रखी है, लेकिन क्या रखा है मोस्ट लाइकली अमाउंट इज़ 100। तो प्रोबेबिलिटी अटैच नहीं है, प्रोबेबिलिटी हमें नहीं पता, तो 50 प्लस 250 प्लस 100 डिवाइड बाई 3 कर लेगी, इन तीनों का मीन निकाल देगी। और थर्ड में प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देगी। क्वेश्चन नंबर 32 में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डील इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोल्ड ड्रिंक एंड बेवरेज, देयर इज वन मोर फॉर द मशीन ए है जो बॉटलिंग के लिए यूज़ होती है। देयर इज़ वन मोर मशीन, मशीन बी क्लब्ड विद मशीन ए। मशीन ए कैन इंडिविजुअली हैव द आइटम एंड इंडिपेंडेंटली सोल्ड भी हो सकती है। मशीन ए कैन नॉट बी आइसोलेटेड एंड विदाउट क्लबिंग विद द कंपनी कंसिडर द ग्रुपिंग द एसेट एन इन्वेंट्री अमाउंटिंग टू 2 लाख एंड इतना। परचेज इतना एंड रेजिडुअल वैल्यू इतनी थी। was purchased on itna with no residual value. The useful value of both is itna. Company expect itna. Is included. Cash flow itna. Into professional value there is 7 lakh. Before delivering it to buyer. A specialist packing code will be and the legal force will be इतना। ये सारी जो कॉस्ट है इसमें देखना है मशीनरी की वैल्यू में से लेस होगी या नहीं होगी। इतना
तो क्वेश्चन नंबर 32 में यहाँ पर हम 2013 में अगर हम खड़े हैं हम, तो उस हिसाब से देखना है हमें 2013 में। और सीजीयू में क्या क्या है अभी देखो, सीजीयू में प्लांट मशीनरी ए है, मशीनरी बी है, इन्वेंट्री है और गुडविल है। जो मशीनरी ए है उसकी कैरिंग वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं, मशीनरी बी की भी निकाल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, इसमें वैल्यू इन यूज निकालना है। वैल्यू इन यूज क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। तो इसमें हमें कैश फ्लो निकालना है, डीसीएफ मॉडल टाइप बनेगा इसमें। तो फर्स्ट पॉइंट को इग्नोर करो, सेकंड पॉइंट में कह रहे 1000 यूनिट करते हैं एट द एंड ऑफ ईयर इतना, एट द प्राइस ऑफ इतना। अच्छा तो ठीक है, फर्स्ट ईयर का दे रखा है, ये दिस इनटू दिस इज इक्वल टू सेल्स आ जाएगा, इंक्लूडिंग अ कंपनी एक्सपेक्टेड टू। तो पहले साल मतलब ये 2002-03 में 10,000 यूनिट बेची 190 पे। उसके बाद 3-4 में भी 10,000 यूनिट बेचेगी और उसको इन्फ्लेट करते रहेगी 200 यूनिट और फिर इन्फ्लेट करते रहेगी। उसके बाद कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट क्या रखा है 160 रुपये। उसके बाद अगली में ब्रेकअप दे रखा है, उसके अगले में रखा है कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 1%, लेकिन ये नहीं बता रखा कि सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होगा। तो हम अज्यूम करें कि पूरा 160 रुपये इंक्रीज होगा 1% और 2% रिस्पेक्टिवली। उसके बाद रेगुलर मेंटेनेंस चार्जेस, ये उस साल में माइनस कर देंगे। उसके बाद एक्सपेक्टेड टू इन्वेस्ट इन द न्यू टेक्नोलॉजी, लेकिन वो लिखा है टेक्नोलॉजी स्टिल अंडर डेवलपमेंट। तो ये एक तरह से वो हो जाएगा ना, वो वाला प्लान है जिसका अभी कोई वो नहीं है, प्रूफ वो नहीं है, फुल 100% श्योर नहीं है हम कि ऐसा होगा। रिस्ट्रक्चरिंग को कंसीडर नहीं करते, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड पे होता है और 8,000 का डिस्पोजल। और हम तो कैश फ्लो देखते हैं, तो डेप्रिसिएशन को इग्नोर करेगी और 8,000 का लास्ट में ऐड कर देगी। और प्री टैक्स ही लेते हैं हम। ठीक है, नंबर 34 देखते हैं। इसमें इक्विपमेंट विल बी स्क्रैप्ड आफ्टर 4 years। सीएफओ ने प्रोजेक्शंस दिए ये। द अबव कैश इनफ्लो, तो इससे प्री टैक्स ही कंसीडर करते हैं, तो इस रेट पे हम वैल्यू इन यूज निकाल लेंगे। रिलेटेड
अच्छा, तो ये हमें ये माइनस करके वो निकल जाएगी, तो इन दोनों का हायर और वो हो जाएगा। मशीनरी हैज़ बिन रीवैल्यूड प्रीवियसली, रिवैल्यूएशन सरप्लस में पड़ा था। द कैरिंग वैल्यू ऑफ एज ऑन इतना इज इतना। तो जब हम रिवर्स करेंगे तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व में से करेंगे, बाकी सारे पीएनएल में डालेंगे। परचेज ऑफ मशीनरी इतना। क्वेश्चन नंबर 35 देखते। क्यू परचेज ऑफ मशीनरी इतना एन एस्टिमेटेड जीरो रेजिडुअल वैल्यू डेप्रिसिएशन हैज़ बिन रीवैल्यूड ऑन ईयर 3 पे इतना, बट नो चेंज इन द यूजफुल लाइफ इतना। इम्पेयरमेंट शोज इतना एंड इज यूजफुल लाइफ। मशीनरी रिकवरेबल अमाउंट टू भी इतना। कैरिंग वैल्यू निकाल लेंगे और रिकवरेबल अमाउंट जब रिवर्स करेंगे तो पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व जो रिवैल्यूएशन रिजर्व में पड़ा है वो रिवर्स करेंगे, बाकी पीएनएल में जाएगा। एस्टिमेटेड लाइफ तो अकॉर्डिंगली डेप्रिशिएट करेंगे। कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट ऑन सेकेंड ईयर, रिवैल्यूएशन सरप्लस, उसके बाद कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीनरी 3, उसके बाद डेप्रिसिएशन। तो अब एमटीपी आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें फंक्शनल करेंसी उनकी यूएस है, एक्वायर किया है उन्होंने इतने में, प्रॉपर्टीज कैरिंग एट कॉस्ट एट, रिकवरेबल अमाउंट इज इतना। कंप्यूट द amount to which reported in the P&L of UK entity as the result of impairment. UK है ना, हाँ तो UK तो इन दोनों को हम तो यूके की बुक्स में तो इसमें जो इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है, इम्पेयरमेंट लॉस अगर 225 का हुआ है तो हमें उसमें से देखना है कि कितना रेट चेंज की वजह से हुआ है और कितना एक्चुअल में इम्पेयरमेंट हुआ है।
तो हम जो करंट ईयर है, जिस जिस दिन पे हम खड़े हैं एट द बैलेंस शीट, जो ये वाला रेट है 1.80, पहले तो इस पे हम देखेंगे, इस पे दोनों को कन्वर्ट करके देखेंगे, वो एक्चुअल है। उसके बाद यहाँ से यहाँ जो गिरा है, ये पाउंड जो गिरा है, तो हम पाउंड जो गिरा है उसकी वजह से जो लॉस आया है वो एक्सचेंज रेट का लॉस होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन्होंने 80% एक्वायर किया, इतने में द फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट इतना है, ग्रुप वैल्यू द प्रोपोर्शनेट ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडीज। ठीक है, फेयर वैल्यू पे कर रहे हैं, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कर रहे हैं, तो पार्शियल गुडविल है। कैरी आउट से एनुअल इतना, नो इम्पेयरमेंट हैज बीन एविडेंस इतना इतना, रिव्यू इनटू द 3 कैश जनरेटिंग यूनिट। ठीक है, वैल्यू इन यूज इतना, it was not possible to meaningfully allocate the goodwill, but all other are allocated as in shown in the table. As on, तो एज ऑन ये जो टेबल दे रखे हैं हमें, इसमें क्लियर नहीं है कि टेबल एज ऑन 2024 का है या नहीं है, तो हमें जूम करते हैं, 2024 का ही है। टू 2024 का ही है। और गुडविल इम्पेयर, गुडविल जितनी भी इम्पेयर हुई है उसको 80% ही उसका यहाँ पर एलोकेट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 एक थियोरेटिकल क्वेश्चन ही है। 100% एक्वायर किया 30 उसमें, और तो 6 लाख की गुडविल आएगी। तो वो सारा सी में एलोकेट कर दिया। वो कह रहा है कि इम्पेयरमेंट टेस्ट करने की नीड ही नहीं है। Irrespective of whether there is any indicator of impairment, the entity shall also test goodwill acquired in the has not tested any region irrespective in respect of but not for, hence
hence treatment is not accordance with. Impairment testing in respect to ABCs is not required since there is no goodwill impairment indicator of impairment of tests irrespective of any indicator of impairment as goodwill acquired for the business is fully allocated to C. तो अगर goodwill allocate किया है और तो वो उस केस में impairment टेस्ट करना कंपलसरी है. तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दो केसेस दे रखे हैं विदाउट रिस्ट्रक्चरिंग और रिस्ट्रक्चरिंग. तो इससे हम जब वैल्यू इन यूज निकालते हैं तो फिर हमारा ये आता है और कैरिंग वैल्यू ये है 65 की है और जो हमारा रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोविज़न बनेगा 65 लैक्स की है और रिस्ट्रक्चरिंग का जो प्रोविज़न है वो 3.5 लैक्स का है. तो अब दो चीज़ें हैं. आफ्टर रिस्ट्रक्चरिंग देखें तो जो कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा आएगा तो हम इम्पेयरमेंट नहीं करेंगे और सेकंड केस में हम इम्पेयरमेंट करेंगे क्योंकि विदाउट रिस्ट्रक्चरिंग इतने का इम्पेयरमेंट है तो उतने का इम्पेयरमेंट करेंगे.